नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल के शाहजहां के उत्तराधिकार के संघर्षों की कहानी पढ़ी गई थी। उस उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब अंततः विजयी होता है और इस उत्तराधिकार की लड़ाई ने पूरे उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के राजनीतिक सामाजिक परिवेशों के चित्र को पूरी तरह से बदल दिया था। इस अस्थिरता के माहौल ने मराठों, बीजापुर, गोलकुंडा, जाट, सिख, इस तरह से कई शक्तियां उभर कर सामने आई जो औरंगजेब और बाद की शक्तियों के लिए मुश्किलें खड़ा की और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अग्रसर किया। 1753 शाहजहां की मृत्यु के बाद निम्नलिखित जो है कुछ ऐसे स्थान और कुछ ऐसे चरित्र आइडेंटिफाइड हुए जिनकी संक्षिप्त में चर्चा करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो स्थान है बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, ढाका, औरंगाबाद, अहमदाबाद, काबुल, बरार, मालवा, बीजापुर और गोलकुंडा। और जो शख्सियत सामने आए इस दौरान उसमें औरंगजेब, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद, एक फ्रांसीसी चिकित्सक भी आया था उस दौरान जिसका नाम था बर्नियर, जो दिल्ली और बंगाल में घूमकर भ्रमण कर वहाँ के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। एक आए और वीर और ऐसे लोगों के नाम भी आए जिसमें मुकुंद सिंघाड़ा, सुजान सिंह बुंदेला, जो धर्मत के युद्ध में शाही सेना के साथ लड़े थे। मुकुंद सिंघाड़ा की मृत्यु हो गई थी। वो जसवंत सिंह के जो है पत्नी पक्ष से उनके रिश्ते में आते थे। और ऐसे कुछ ऐसे भी जो है आइडेंटिफाइड हुए जिनके नाम हैं कासिम खान, इफ्तियार खान, जो शाही सेना के साथ धर्मत की युद्ध में लड़ने गए थे, सुलेमान सिको, जयसिंह प्रथम, जसवंत सिंह, राज सिंह मेवाड़ के, ये सब शख्सियत सामने दिखाई दी उस कालखंड के दौरान। कुछ सैनिक शक्तियां भी सामने दिखाई दी जिसमें महावत खां मीर जो बाद में औरंगजेब के शासनकाल में दक्कन और बंगाल के गवर्नर बनते हैं, ये सब भी आए। इनकी भी चर्चा इस उत्तराधिकार के युद्ध में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। शाहजहां की पुत्रियां भी जो है इस उत्तराधिकार के भाइयों के जो जितने बेटे पुत्र थे, जितने शाहजहां के, उनमें विभाजित हुई थी। 3 पुत्रियां थी शाहजहां की, जिसमें जहां आरा दारा के साथ थी, रोशन आरा औरंगजेब को सत्ता चाहती थी और गौहर खान शाह शुजा। इस तरह से इन सब स्थान और
शख्सियत सामने आए पिछले वीडियो में डिस्कशन के दौरान। एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इवेंट्स के हिसाब से भी आपको देख लीजिए कि कैसे जो है शाहजहां बीमार पड़ता है, कैसे कैसे घटनाक्रम चलते हैं। ऑर्डर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1657 में शाहजहां बीमार पड़ता है, अफवाहें फैलती हैं, बहादुरपुर का युद्ध होता है 24 फरवरी 1658। दूसरा युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 की धर्मत की, सेकंड वार। ऑर्डर में आप समझ रहिए डेट और कब कौन स्थान होता है। ऑर्डर में सेट करने के लिए भी क्वेश्चन आते रहते हैं। 29 मई 1658 के सामूगढ़ की लड़ाई होती है, जिसमें शाह शुजा को औरंगजेब की सेना परास्त कर देती है। सामूगढ़ की युद्ध के बाद की घटनाएं जो हैं वो 1658 की ही वर्ष में कुछ और भी घटनाएं घटती हैं। आगरा के किले पर कब्जा और शाहजहां को कैद में करना। 8 जून 1658, 29 मई को युद्ध जीता जाता है सामूगढ़ का, और 29 मई के बाद 8 जून को आगरा के किले में प्रवेश करता है। 31 जुलाई 1658 घटनाक्रम जारी रही ऑर्डर में। 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में राज्याभिषेक करता है औरंगजेब, आलमगीर की उपाधि धारण करता है। अभी उत्तराधिकार के युद्ध फाइनल नहीं हुए। अब 5 जनवरी 1659 में खजवा की लड़ाई में अपने भाई शाह शुजा को हराता है और सामूगढ़ के लड़ाई में दारा को परास्त कर देता है। अंतिम रूप से दारा को परास्त करके देवराई की लड़ाई में, जो 12 से 14 अप्रैल 1659 को होती है, पुनः राज्याभिषेक करता है औरंगजेब और गाजी की उपाधि धारण करता है। ऑटोमन साम्राज्य का एक सैनिक टाइटल हुआ करता था, जिसको मुगलों ने भी अडॉप्ट किया। औरंगजेब मुगल सम्राट बन चुका था। 1660 में जितने भी सूबे थे वहां पर गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। शाइस्ता खां को दक्कन का, मीर जुमला को बंगाल का, मुअज्जम को काबुल भेजा गया, आजम खां को गुजरात भेजा गया और काम बख्श को बीजापुर की गवर्नरी दी गई। इस तरह से शासन प्रशासन चलाने का प्रयास शुरू हो गया और विद्रोही भी उठती रही थी। छोटी छोटी शक्तियां, मराठा जैसी बड़ी शक्तियां भी औरंगजेब को चुनौती दे रही थी। दक्कन की चुनौतियां और नॉर्थ इंडिया की चुनौतियां दोनों एक साथ औरंगजेब के सामने थी। इस तरह से आपको घटनाक्रम में समझने का, और थोड़ा डीप में पढ़े रहेंगे तो और भी चीजें पूछी जाएंगी, उन सब का आप बारीकी से जवाब दे सकते हैं। आपको कुछ बनने के लिए जो आपने सपना देखा है वो आपका एक जिद होता है। ऐसा नहीं है कि आप सपना देखें और सपना पूरा हो जाएगा। कोई सामान है जो आप किसी मार्केट से जाके आप परचेज करके लेके चले जाएं। सपना एक आपका हमसफर होता है जो आपके साए के साथ चलता रहता है। जैसे मासूका होती है आपकी, उसके साथ आपका एक लगाव हो जाता है, एक जज्बाती रिश्ता हो जाता है कि आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। वो आपकी नजरों से कभी ओझल नहीं होता। वो सपना एक नशा होता है, मतलब एक आपको एक जिद जो है एक नशे की तरह हो।
जो आपको सारे कामों से विरत करके आपको जो टारगेट लिया है उसी टारगेट को आपको पाने के लिए प्रेरित करता है। लोग कहते हैं कि नशा जो है होश खो देती है, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो आपको होश मिला देती है। एक शेर है कि शराब ऐसी भी है जहां में जो होश में आदमी को लाए, देखो जमाने रसूल बहकर बहकने वाले सफल रहे हैं। मतलब एक ऐसी नशा है जो आपको संभालती है, आपको सजोती है, आपको टारगेट तक ले जाती है। आगे शेर का यह है कि ये नशा ऐसा है कि आपको आपको बेचैन से आपको बैठने नहीं देगी। और ऐसे ही बेचैन से जिसके बेचैन होंगे उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो आप निश्चित रूप से उसको एक दिन पा जाएंगे। इस तरह से मुगल साम्राज्य जो शाहजहां के काल में 19 प्रांतों में विभाजित था, सूबों में 3 प्रांत औरंगजेब ने और जोड़े, 3 प्रांत और जोड़े, जिससे कुल प्रांतों की संख्या, सूबों की संख्या हो गई 22। 22 संख्या हो जाने में एक एक बढ़ा 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, और एक 1687 में एक सीरा एक उसको भी जीता गया। इस तरह से 3 सूबे बढ़े, कुल 22 सूबे हो गए। जो बड़ी बड़ी शक्तियां थीं, जिसमें राजपूत, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, मराठे, इन सब की चर्चा के पहले जो अस्थिरता के दौर में जो शक्तियां उभर के आईं, उसमें औरंगजेब के कार्यकाल में जो विद्रोह हुए, सोवरेंटी हुई, उसमें सिख बगावत है, तिलपत के जाट जमींदार आए और बुंदेलखंड के वहां के स्थानीय राजा ने विद्रोह किया। इस तरह से कई जो है विद्रोह होते गए और जिनको दबाने के लिए पूरी मुगल शक्तियां लगाई गईं। तिलपत के तिलपत तिलपत जो है वो हरियाणा में है। वहां के जाट जमींदार विद्रोह किए 1669 में। गोकुला के नेतृत्व में गोकुला मारा गया मुगल अभियान में। उसके बाद राजा राम जाट ने विद्रोह किया 1688 में, अकबर के मकबरे को खोदकर जला दिए। धीरे धीरे जाटों की शक्तियां बढ़ती हुई गई। औरंगजेब के पतन के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सूरजमल ने जाट साम्राज्य की स्थापना की भरतपुर में। इस तरह से जाट के अलावा भी कुछ शक्तियां ऐसी आई जिसमें सिख
बगावत की स्थितियां आई, धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ सिखों ने विद्रोह किया। सिख और जो इस्लामिक प्रक्रिया के तहत जो धर्म परिवर्तन होते थे उसका विरोध किया। कश्मीर के पंडितों को सिख धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था, सिख गुरुओं ने उसका विरोध किया। गुरु तेग बहादुर को सार्वजनिक रूप से मरवा दिया गया औरंगजेब द्वारा। उस जजिया लगाया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। इसके पहले भी एक सिख सरदार गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी 1606 में जहांगीर के काल में। सिख शक्तियां लगातार मुगलों से लड़ती रहीं। मुगल सेना उनको शक्तियों को दबाने में दशकों अपने समय लगाए। 1658 में कीरतपुर का युद्ध हुआ, सिख विजयी हुए। फिर 1691 में नागौन की लड़ाई हुई, उसमें भी सिख विजयी हुए, मुगल सेना हारी। 1695 में आनंदपुर की लड़ाई हुई, जो सिखों की खालसा सेना थी, मुगल सेना को परास्त कर दिया। फिर 1696 में गुलेर की लड़ाई हुई, खालसा जीती। इन सब लड़ाइयों का भी एक आर्डर क्रम में भी पढ़ा रहना जरूरी है। हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए कभी, ये आर्डर में देखिए कब कैसे हुए सिख विद्रोह, कैसे क्या है। फिर 1700 में आनंदपुर की लड़ाई हुई। 1707 में निर्मोहनगढ़ का युद्ध हुआ, सिख खालसा और मुगल सेना के बीच। 1700 के आसपास बसौली की लड़ाई हुई, वहां भी सिख जीते। 1702 में चमकौर की लड़ाई में भी सिख जीते। फिर 1704 में फिर आनंदपुर की लड़ाई में फिर सिख खालसा जीते। 1704 में सरसा की लड़ाई में जीते। 1704 में फिर चमकौर की लड़ाई हुई, फिर खालसा जीती। 1705 में मुतस्सर की लड़ाई हुई, जीता गया। 1707 में इस तरह से जीतते हुए कभी भी मुगल शक्तियों के सामने सिख शक्तियां आत्मसमर्पित नहीं की और 1707 आते आते औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम और आजम के जो उत्तराधिकार की युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया और जजऊ की लड़ाई में 1707 में गुरु गोविंद सिंह अपने सैनिकों के साथ पार्टिसिपेट किए थे। और बताते हैं कि आजम की हत्या में गुरु सिख सैनिकों का भी हाथ था और सिख शक्तियों के सहयोग से मुअज्जम अगला बादशाह 1707 में मुगल बादशाह बनता है। इस तरह से मुगल शक्तियों और सिख शक्तियों को एक संघर्ष हुआ, पर सिख शक्तियों को दबाया नहीं जा सका। उधर दक्षिण में भी की शक्तियां भी जो है मुगलों को परेशान करती थी। एक और नॉर्थ इंडिया में एक और विद्रोह हुआ औरंगजेब के काल में, सतनामी विद्रोह 1672 से 1679 तक, 1679। सतनामी एक कृषक समुदाय था। नारनौल नारनौल जो स्थान है वो फरीदाबाद जिले में पड़ता है और वहां पर राजस्व वसूली में किसी मुगल सैनिक ने किसान को डंडे से सिर मार दिया और विद्रोह हो गया। उस विद्रोह में राजा बिशेन सिंह और हामिद खां मुगल सेना के नेतृत्व में भेजी गई।
और सतनामियों को दबा दिया गया। बहुत से सतनामी मारे गए, बहुत से सतनामी जो है गांव घर छोड़कर भाग गए। लोग बताते हैं कि आज भी वहाँ बहुत से घर ऐसे बने हुए हैं जो खाली पड़े हुए हैं, खंडहर उस जमाने के पड़े हुए हैं जो सतनामियों के थे, छोड़ के भाग गए थे। सतनामियों को बुरी तरह से मुगल साम्राज्य ने, मुगल सत्ता ने दबा दिया। उसके बाद 1662 में असम में अहोम का विद्रोह हुआ। चक्रधर सिंह राणा का वहां शासन था। उसको दबाने के लिए बंगाल के गवर्नर मीर जुमला को भेजा गया। सरायघाट की लड़ाई में चक्रधर राजा को परास्त कर दिया गया। अब आती है शक्तियां मेवाड़ मारवाड़। अजीत सिंह जसवंत सिंह से लगातार औरंगजेब परेशान हो गया था। काबुल में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अजीत सिंह को मारवाड़ का सत्ता नहीं दिया। अजीत सिंह और उनकी माता और मिलकर विद्रोह किया। उस विद्रोह को रोकने के लिए मुगल सेना भेजी गई। विद्रोह दबाया गया। जब तक औरंगजेब जिंदा मारवाड़ भी नहीं पाई। मारवाड़ को 1678 में केंद्रीय सत्ता के अधीन कर लिया गया। जजिया लगाया गया। सब्सिक्वेंट दुर्गादास राठौर के 2500 साल के प्रयास से 1707 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह को मारवाड़ की सत्ता मिलती है। जोधपुर की रियासत मिल जाती है। औरंगजेब ने मेवाड़ के राणा के ऊपर इसलिए अटैक किया कि उन्होंने इस विद्रोह में अजीत सिंह की मदद की थी। इन सब छोटी छोटी शक्तियों की चर्चा के बाद हम लोग सीधे मराठा चलते हैं। दक्कन में मराठों की पूरी संख्या थी। औरंगजेब की सत्ता के आने की पूर्व जो अस्थिरता का माहौल था, उसमें शिवाजी ने शक्तियां अर्जित की और जो भी स्थानीय शक्तियां हैं उन सबको जो है मिटाना और उनसे चौथ सरदेशमुखी वसूल करने का कार्य शुरू कर दिया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर आदिलशाही के सेनापति थी और पूना की जागीर दी गई थी। एक बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है शिवाजी का। आदिलशाही सेना के जो है सेनापति थे इनके पिताजी और पूना की जागीर थी। बताते हैं कि 1645 में शिवाजी की उम्र लगभग 15 साल रही होगी, क्योंकि शिवाजी की जन्म 1630 में हुआ था। तोरण किला और कोंडाना का किला आदिलशाही सत्ता से छीन लिया। ये बड़े महत्वपूर्ण और बड़ी आय के किले थे आदिलशाही साम्राज्य के। जैसे ही औरंगजेब सत्ता में आते हैं,
दक्कन के जो गवर्नर थे शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ भेजा। एक भारी सेना लेकर एक शाइस्ता खां एक बहुत नामी गिरामी और वीर सैनिक था और मुगलों के तरफ से सैन्य शक्ति का नेतृत्व करते हुए पूना के किले में प्रवेश करता है, पूना के किले में कब्जा कर लेता है 1660 में। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी की थी कि 10 नवंबर 1659 10 नवंबर 1659 जब यहां उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो उस समय दक्कन में एक और सफलता शिवाजी को मिली थी, वो थी प्रतापगढ़ का युद्ध। प्रतापगढ़ सतारा के आसपास है, विशालगढ़ किले के लिए युद्ध हुआ। शिवाजी के तरफ से प्रभु देशपांडे और मुगलों की तरफ से सिद्धि मलाल। इस युद्ध में आदिल शाही सेना हारती है और शिवाजी जीतते हैं और एक प्रस्ताव आता है कि सेनापति अफजल खां शिवाजी से मिलना चाहता है। एक बैकग्राउंड, एक साजिश थी कि शिवाजी की हत्या कर दी जाए और शिवाजी जब मिलने जाएं तो सेना लेके न जाए। शिवाजी ने बखनक पहन के गए और अफजल खां की हत्या कर दी। इस हत्या से आदिल शाही सेना के साथ मुगल सेना और औरंगजेब की जमीनें खिसक गईं। औरंगजेब इसी क्रम में शाइस्ता खां को नियुक्त करता है और पूना के किले पर कब्जा होता है। शिवाजी अपने किले को छुड़ाने के लिए 1663 में अपने 400 सैनिकों के साथ रात में पूना के किले में घुस जाते हैं। बताते हैं कि इस अभियान में कहीं न कहीं से जसवंत सिंह का हाथ था, जिसमें 500 सैनिकों के साथ मुगल सैनिक वर्दी पहनकर जो है पूना के किले में घुस जाते हैं और शाइस्ता खां पर वार करते हैं, पर शाइस्ता खां बच जाता है और शाइस्ता खां की 3 अंगुलियां कट जाती हैं। शाइस्ता खां भाग के जाता है औरंगजेब के पास। पूना के किले पर शिवाजी का कब्जा हो जाता है। शाइस्ता खां को दक्कन से हटाकर बंगाल भेज दिया जाता है। इस तरह से शिवाजी की और मराठा सत्ता के परचम लहराने लगते हैं और औरंगजेब के लिए खुली चुनौती होती है। और सिखों, जाटों, बुंदेलों के खिलाफ संघर्ष और दक्कन में मराठों की चुनौतियां। औरंगजेब के लिए सामने समस्या थी कि उत्तरी भारत को देखा जाए कि दक्कन को देखा जाए। उसकी साम्राज्यवादी नीतियां, असहिष्णुता की नीतियां, लेकिन औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था जो बैठे रहने वाला आदमी नहीं था। तो 5/4/63 को पूना के किले पर शिवाजी का पुनः कब्जा हो जाता है। फिर शिवाजी यही नहीं हैं, लगातार नियमित रूप से मुगलों पर हमला करते रहते हैं।
के जितने भी क्षेत्र हैं, मराठा क्षेत्र से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। और सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां व्यापार के स्थान थे, लूट लेते हैं। 1764 में सूरत की लूट होती है। इनायत खान सूरत का गवर्नर था, युद्ध में हराते हैं। इस प्रकार मराठा दक्कन की शक्तियों को दबाने के लिए जितनी भी मुगल सेना भेजी गई, मुगल शक्तियां भेजी गई, सबसे मुकाबला किया। ऐसी स्थिति में एक शाइस्ता खां के इस तरह के जो पराजय हुई, उनकी अंगुली कटी, इससे औरंगजेब बौखलाया। औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह को बुलाया। मिर्जा जयसिंह की एक शक्ति थी, एक उस समय ऐसा कोई महारथी योद्धा नहीं था जो मिर्जा जयसिंह से मुकाबला करता। और उनकी शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां से भी मुगल से केंद्रीय सत्ता से अच्छी उनकी बैठती थी। उसके बाद जैसे ही औरंगजेब के शासन आया, फिर केंद्रीय सत्ता के साथ उनके अच्छे संबंध बन गए। औरंगजेब ने दक्कन का कमान उनको सौंपा, कहा जाइए और मराठों को दबाइए। भारी सेना लेकर शिवाजी पर अटैक करते हैं। मिर्जा जयसिंह, उनको जयसिंह फर्स्ट भी कहा जाता है, आमेर के जयसिंह, और शिवाजी को संदेश देते हैं कि लड़ोगे तो मारे जाओगे, अन्यथा एक संधि कर लो। और वास्तव में शिवाजी इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ने में सक्षम नहीं थे। 1765, 11 जून 1765, डेट एकदम याद रखे रहिए। कोई डेट, कोई घटना कब होती है, कोई संधि होती है, उसकी संधि की शर्तें क्या हैं, ये सब क्वेश्चन में आते हैं कि ये संधि मतलब आपको ऐसे ऑप्शन बनाएंगे, विकल्प बनाएंगे कि आपको उसमें से टच करना होगा, कौन नहीं है। एग्जैक्ट हर चीजें पता होनी चाहिए। पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि में जो शर्तें थी उसमें यह था कि जो 35 किले हैं मराठों के, इसमें से 23 किले जो है मुगलों के दे दिया जाएगा। जो भारी आय के हैं, लगभग 1 लाख हूण के आय के हैं, वो सब जो है मुगलों को दे दी जाएंगी। 12 किले शिवाजी अपने पास रखेंगे। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रहना पड़ेगा। 5000 की मनसबदारी और बराड़ क्षेत्र का जागीर दी गई। और औरंगजेब को और शिवाजी को औरंगजेब से मिलने का आश्वासन देना था कि आपको औरंगजेब से मिलना है शाही दरबार में जाकर। उस तरह से कुल मिलाकर जो कुछ सूबे थे, जो सूबे 40 लाख से अधिक की आय के थे, उन सूबों को शिवाजी को मुगलों को सौंपना था। वो सूबे शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिया। 40 लाख से आय के जितने अधिक सूबे थे।
अब अगली घटना थी कि कैसे शिवाजी को औरंगजेब से मिला जाए। बताते हैं कि 1666 में की शुरुआत में ही एक कार्यक्रम बनाया गया कि शिवाजी को संदेश भेजा गया कि औरंगजेब का जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है 1666 में, और उसमें आप जो है उपहारों के साथ आकर दरबार में अपनी उपस्थिति दी। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी और 10 और मराठों के साथ जो है जाते हैं। उस समय तो बहुत दूर था, हजारों किलोमीटर की दूरियां थी, कोई ऐसा आवागमन की सुविधा नहीं थी, घोड़े से जाना बहुत बड़ी चुनौती का काम था। शिवाजी को जयसिंह फर्स्ट मिर्जा जयसिंह ने आश्वासन दिया था कि आपको न तो आपका अपमान होगा, न आपके जीवन की खतरा है। ये दो गारंटी मैं लेता हूं। चूंकि जयसिंह का बहुत अच्छा प्रभाव था मुगल सत्ता पर, तो शिवाजी ने विश्वास कर लिया। और शिवाजी का एक स्ट्रेटजी थी कि चलकर मुगल दरबार को देखा जाए कि वहाँ उनकी उनके अंदर की जो है वहाँ की स्ट्रेटजी क्या है। इस बड़े बड़े रिस्क को लिया करते थे ये लोग। शिवाजी जाते हैं दीवान आम में, लेकिन औरंगजेब की रणनीति दूसरी थी। वो शिवाजी को अपमानित करना चाहते थे। यद्यपि जयसिंह फर्स्ट के लड़के राम सिंह उनके साथ लगातार खड़े थे और लगातार उनके मतलब सिक्योरिटी उनको दे रहे थे। वहां शिवाजी को 5000 के मनसब में की लाइन में खड़ा किया गया। शिवाजी को बहुत गुस्सा आई। शिवाजी ने दरबार के जो रस्मों को माना नहीं। औरंगजेब क्रोधित होकर शिवाजी और उनके पुत्र को हिरासत में लेकर कैद कर लेता है। बताते हैं कि कैद से निकलने के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसमें निश्चित रूप से औरंगजेब के कैद से निकलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन चूंकि जयसिंह की क्रेडिट फंसी हुई थी कि हम क्या कहेंगे, शिवाजी को क्या कहेंगे, इतिहास को क्या कहेंगे, अपने धर्म के अपने लोगों को हम क्या बताएंगे कि मेरे छोटे से आश्वासन से एक विश्वासघात की स्थिति बन रही है। कुछ दिन शिवाजी और उनके पुत्र औरंगजेब के कैद में रहने के बाद एक रणनीति बनाई जाती है जयसिंह की तरफ से, या अंदर से एक रणनीति बनती है कि शिवाजी एक बीमार होने का नाटक करेंगे और इस कॉन्सिक्वेंसेस में औरंगजेब से कहा जाएगा कि ये अब बचेंगे नहीं और इनकी अंतिम दिन चल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि साधु संतों ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं। जो आगरा में जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, इन सबको दान देंगे, वस्त्र दान, अन्नदान। इस तरह से जो हमारे स्पिरिचुअल जो हमारे कस्टम्स हैं बताया गया औरंगजेब को। चूंकि जयसिंह के प्रभाव के कारण हर बात समझा ली गई। बड़ी बड़ी टोकरियों में मिठाइयाँ जाते थे, मतलब वो सब बर्तन जो है वो सब में भेजा जाता था। और जाकर
ऐसे लोगों को लगाया गया जो इस सब में सहयोग करते थे। शिवा जी द्वारा प्रतिदिन इस तरह के जो उपहार भेजे जाते थे वो अत्यधिक सुरक्षा में जांच किए जाते थे, लेकिन लगातार कई दिन जांच करने के बाद, महीने 2 महीने, सुरक्षा जांच में धीरे धीरे शिथिलता आने लगती है। आ भी गई। एक दिन ऐसा आया उस मिठाई की टोकरी में महाराजा शिवाजी और उनके पुत्र निकलकर चले जाते हैं। वो सीधे पार करते हैं आगरा, लेकिन वो सीधे दक्कन न जाकर वहां से सीधे इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद से गोलकुंडा निकलकर जो है दक्कन पहुंचते हैं। औरंगजेब दक्कन की सीधे रास्ते पर अपनी सुरक्षा भेजता है, जो सीधे आगरा से सीधे दक्षिण भारत के रास्ते जाते हैं। उन रास्तों में चौकसी की जाती है, लेकिन तब तक शिवाजी पहुंच जाते हैं। इस कुल मिलाकर एक औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनके दरबार से वो आदमी निकल गया। इसके लिए सीधे जयसिंह को जिम्मेदार माना। बताते हैं कि जयसिंह की मृत्यु हो जाती है बाद में जहर देकर, और कहीं न कहीं इसमें से औरंगजेब का हाथ रहा हो। एक दावत में उदय सिंह के यहाँ एक दावत में जाते हैं और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है जहर से, पॉइजनिंग से। लोग कहते हैं कि बीजापुर अभियान की असफलता के कारण औरंगजेब ने इनको मरवा दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत लड़ाइयां असफल हो जाती हैं, लेकिन मुख्य चीज यही थी कि शिवाजी को निकालने में इनका हाथ जरूर होगा। कुछ भी हो सकता है उनकी नेचुरल डेथ हुई हो। इस तरह से 1680 आते आते बड़ी शक्तियां जो चुनौती दे रही थी औरंगजेब को, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसमें जयसिंह प्रथम, जसवंत सिंह, शिवाजी जैसे लोग चले जाते हैं दुनिया से 1680 आते आते। लेकिन 1680 आते आते शिवाजी और मराठों से इतना त्रस्त हो जाते हैं औरंगजेब कि 1680 में सीधे सीधे जो है इन शक्तियों से लड़ने के लिए दक्षिण पलायन कर जाते हैं, दक्कन। उस समय के इतिहास के स्रोतों में 3 लोग आते हैं जिनसे वहां की उस समय की घटनाएं पता लगती हैं। यदनाथ सरकार की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ शिवाजी, और एक आए थे मनुची, निकोलो मनुची। निकोलो मनुची दिल्ली भी रहे, औरंगजेब के पूरे शासनकाल में रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उससे भी हम इस कालखंड के इतिहास के बारे में जानते हैं। मनुची द्वारा लिखी पुस्तक है स्टोरियो डो मोगो। स्टोरियो डो मोगो में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यदुनाथ सरकार की पुस्तक है, गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास, और यदुनाथ सरकार की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, और शिवाजी पर उन्होंने पुस्तक लिखी। ये जब उस कालखंड के इतिहास के स्रोत हैं। 1670 में
आते आते जो मराठों को जो सुविधाएं दी गई थी, शिवाजी के पुत्र को जो 5,000 की मनसबदारी दी गई थी छीन लिया गया, बरार भी छीन लिया गया, बाग छीन लिया गया संभाजी से। और इस तरह के मुगल प्रशासनिक कार्रवाई से मराठे उद्वेलित हो गए। शिवाजी ने एक अभियान चलाया, सारे किलों को, जो किले 1 लाख से अधिक हों के थे, जो मुगल साम्राज्य ने, मुगल केंद्रीय सत्ता ने पुरंदर की संधि में लिया था, उसको मुख्य कार्य था उसको छुड़ाना। एक एक अभियान करके सारे किलों को पर विजय पाना था। तो कुल मिलाकर 1670 से शुरुआत किया। 1670 में सिंगलगढ़, पूना के जो किले हैं उसको छुड़ाने के लिए शिवाजी ने अपनी सेना भेजी, जो ज्ञानजी मानसरे के नेतृत्व में भेजी गई। वहां जयसिंह के अधीन किलेदार उदय सिंह राठौर मुकाबला करने के लिए आते हैं, परास्त किए जाते हैं। कोंडाना के किले पर कब्जा हो जाता है। फिर 16 अक्टूबर 1670 को ढिढोरी का युद्ध होता है और 1670 में दूसरी बार सूरत को शिवाजी जाके लूट लेते हैं। उस ढिढोरी के युद्ध में मुगल गवर्नर सिद्दी दलाल से मुकाबला होता है और सिद्दी दलाल को पूरी तरह परास्त करते हैं। शिवाजी 1672 में सालहेर की नासिक के पास युद्ध होता है और शिवाजी की विजय होती है। 1673 में पन्हाला का दुर्ग, 1674 में उन सारे दुर्गों को जीतते हुए 6 जून 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय शिवाजी के पास तुंगभद्रा नदी के पश्चिम के जो क्षेत्र थे, कोंकण, बेलगांव, धारवाड़, मैसूर, बेल्लारी, ये सब उनके राज्य में थे। इस तरह से राज्याभिषेक के बाद 1674 के राज्याभिषेक के बाद एक युद्ध और लड़ा शिवाजी ने अपने जीवन काल में। वो था संगमनेर का युद्ध। संगमनेर का युद्ध जो है 1679 में, 1679 में शिवाजी ने मुगलों के साथ अंतिम युद्ध जीता और उसके बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सत्ता में आते हैं। संभाजी 16 जून 1681 को छत्रपति का चार्ज लेते हैं। संभाजी की माता का नाम था साई बाई, लेकिन उनको पाला था जीजाबाई ने। अच्छे पालन पोषण में जो है वो बड़े हुए थे। सबसे अच्छी बात थी कि उनके पास 3 भाषाओं का ज्ञान था, फारसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी, और कई रचनाएं भी उन्होंने लिखी थी। बुद्ध भूषण में एक राजनीतिक पुस्तक भी लिखा था, नायिका भेद नक्सिक। इस तरह से एक साहित्यिक संवेदना के व्यक्ति भी थे संभाजी। संभाजी 1681 से लेकर जब तक वो जिंदा रहे 1689 तक दौड़ा दौड़ा कर मुगल सैनिकों को मराठवाड़ा में दौड़ा दौड़ा कर मारा। पूरी सह्याद्री पहाड़ियों पर मुगल दौड़ते थे, भागते रहते थे। चूंकि औरंगजेब औरंगाबाद में आकर
यहीं से हिंदुस्तान को सत्ता चलाता था, सीधे संभाजी से मुकाबला करने के लिए उतर आता है। संभाजी ने उस अपने कार्यकाल में मैसूर के बाड़ियाड़ पर हमला करता है और चक्का देवराय को हराकर तिरुचिरापल्ली को कब्जा कर लेते हैं, महीसुर के राजा को हरा देते हैं। गोवा में पुर्तगालियों का जो धन परिवर्तन हो रहा था वहां भी अटैक करते हैं और संभाजी अपने कार्य जीवन में 120 युद्ध लड़े लगभग, और सारे युद्धों में विजयी हुए। 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में पकड़े जाते हैं। कोई बताता है कि वहां रुके हुए हैं रात में, कहीं से गोपनीय सूचना मिलती है मुगल सेनाओं को, कोई छल करता है उनके साथ, और संगमेश्वर में ही 1 फरवरी 1689 को अपने साथी कवि कलश के साथ पकड़े जाते हैं और 15 फरवरी 1689 के बहादुरपुर के मुगल जो दरबार लगा हुआ था वहां हाजिर किए जाते हैं। औरंगजेब ने एक शर्त रखी कि आप पूरे दक्कन, दिल्ली, काबुल तक जो चौथ वसूला है वो जो है मुगलों को दे दिया जाए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। संभाजी ने नहीं माना, कहा कि हम जिस धर्म, जिस जात में जन्म लिया है, हम ये असंभव है। इस तरह से संभाजी और उनके साथी कवि कलश, यहां तक तो बताते हैं कवि कलश की जो है जीभ खींच लिया इन लोगों ने और संभाजी को टुकड़े टुकड़े कर कर जो है तड़पा तड़पा कर मारा। और इस तरह से 15 फरवरी 1689 को संभाजी की हत्या कर दी जाती। इस अमानवीय नृशंस हत्या पर मराठे और बौखला जाते हैं और दौड़ा दौड़ा कर जो है औरंगजेब की सेनाओं को काट डालते हैं पूरे मराठवाड़े में। इधर राजनीतिक स्थिति बदल जाती है। संभाजी की मृत्यु के बाद उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी साईबाई के लड़के थे साहू जी, और सोयराबाई के लड़के थे राजा राम। साहू उसमें नाबालिग थे, 7 वर्ष के थे। राजा राम 1689 में छत पर सत्ता पाते हैं और 1689 से लेकर 1700 तक छत पर रहते हैं। जुल्फिकार खां को रायगढ़ पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। जुल्फिकार खां रायगढ़ पर हमला करता है और साहू जी और उनकी माता जी साईबाई को अपने कब्जे में ले लेता है और वो औरंगजेब के कब्जे में तब तक रहते हैं जब तक औरंगजेब जिंदा रहता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है मुअज्जम और आजम के बीच। आजम ने एक संधि किया साहू से जाकर कि हम आपको छोड़ रहे हैं और आप उत्तराधिकार की युद्ध में मेरी मदद करिएगा और दक्कन आप जब लौट कर चलेंगे तो हम आप मिलकर देश की सत्ता चलाएंगे और आप हमारी मदद करिएगा। इस तरह की संधि से साहू उनकी माता जी छूट जाती हैं और वो लोग सीधे आते हैं
मराठवाड़ा पहुंचते हैं और मराठवाड़ा पहुंचने के बाद वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर तो सत्ता जो है इस समय राजा राम और उनकी माता जी चला रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सत्ता हमको मिलनी चाहिए थी। उन लोगों ने सत्ता देने से इनकार कर दिया और वहाँ युद्ध होता है। एक तरफ सतारा की शक्तियाँ थीं जो राजा राम के नेतृत्व में थी, और चूंकि राजा राम की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी ताराबाई नाबालिग शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका में थी। और इधर साहू जी आ जाते हैं। साहू जी के बालाजी विश्वनाथ जो कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे, उनकी मदद कर रहे थे। और इस युद्ध में साहू जीत जाते हैं और उनके सहयोगी बालाजी विश्वनाथ, राकोजी सिंधिया, रघुजी भोसले, ये सब सहयोग से साहू जी छत्रपत बन जाते हैं। और जो ताराबाई और उनके नाबालिग जो उनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड, सतारा छोड़ देते हैं। इस तरह से खेड़ा के युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है। साहू जी पुनः जो है छत्रपत बन जाते हैं। और लेकिन आजम जो साहू की मदद कर रहे थे वो युद्ध में हार जाते हैं और उनकी भी और बहादुर शाह के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है 1708 में। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। उसके बाद साहू 1708 से 1749 तक साहू का चलता है। उसके बाद एक और आते ही राजा राम सेकंड छत्रपत बनते हैं। साहू 1749 में मृत्यु हो जाती है। इस तरह से मराठों इस साहू जी की मृत्यु के पहले एक मराठा संधि हुई थी, एक संगोला की संधि हुई थी, छत्रपति और पेशवा, जिसमें यह हुआ कि अब सारी छत्रपत की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ जाएगी। एक मराठा संघ जो है एक अस्तित्व में आता है, जिसमें भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये सब मराठा संघ अस्तित्व में आता है। पेशवा वंशानुगत बन जाती है और छत्रपत की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं।